हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है अपना, इसका हम पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ताकि पूरा चैप्टर अपना क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे मैंने उन सबको यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं यहाँ पे शुरुआत करती हूँ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की, तो सबसे पहले चैप्टर में आता है सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है? तो सिस्टम वो होता है जिसके अंदर कोई भी प्रोसेस हो रही होती है। अब मान लिया कि आप अपने घर के एक कमरे के अंदर पेंट करा रहे हो, तो वो कमरा तो क्या हो गया, सिस्टम। और उसके आसपास की जितने भी आपके अदर रूम्स हैं, रोड का एरिया हो गया या बाहर आपकी सिटी के अंदर जितना भी एरिया हो गया, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्स कहलाएगा। ठीक है, यानी जिस सिस्टम के अंदर, यानी जिस जगह पे आपका काम हो रहा होता है, वो तो कहलाता है सिस्टम। और उसके चारों तरफ का सारा एरिया क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, तो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच द फंक्शन इज गेटिंग परफॉर्म्ड, उसको तो हम बोलेंगे सिस्टम। एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड द सराउंडिंग। यानी जिसके अंदर काम हो रहा है वो तो सिस्टम कहलाएगा, और बाकी का रेस्ट पार्ट क्या कहलाएगा, सराउंडिंग हमारा। ठीक है, उसके बाद ओपन सिस्टम क्या होता है, मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है, मान लिया मैंने एक चाय बनाई और चाय के कप को मैंने रख दिया। अगर वो चाय का कप, आपने उसके ऊपर कुछ भी ढका नहीं है, ऐसे कैसे मैंने चाय का कप लिया और इसको छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, एक तो ये चाय ठंडी हो जाएगी, दूसरा चाय में से भाप निकल रही होगी, यानी वेपर्स निकल रहे होंगे। अब वो भाप है तो क्या होगा, यानी चाय के अंदर पानी तो उड़ के भाप बन रहा है। तो ओपन सिस्टम के अंदर आपकी हीट भी एक्सचेंज होती है और मास भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, एग्जांपल हो गया हमारा कप ऑफ टी। तो यानी ओपन सिस्टम के अंदर होगा क्या, हमारा यहाँ पे हीट और मास बोथ क्या होने वाले हैं, एक्सचेंज होने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा, आपने चाय का कप लिया, बट अब के उसके ऊपर आपने कोई प्लेट या कुछ भी सॉसर वगैरह उसके ऊपर रख दिया, यानी हम उसे ढक चुके हैं। ठीक है, चाय के कप के ऊपर हमने कुछ ढक दिया, तो अब जो उसके पानी के वेपर बनेंगे उस वो प्लेट के साथ ही चिपक कर रह जाएंगे, यानी बाहर तो नहीं गया ना, कप से बाहर तो नहीं जाएंगे, पर हाँ चाय जरूर ठंडी हो जाएगी। तो उसे बोला जाता है क्लोज सिस्टम। यानी कि क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है, मास एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है, अब आपने क्या करा, चाय को थर्मस के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही मैं उसको थर्मस के अंदर डालूंगी, तो ना तो वहां से हीट बाहर जाएगी, क्योंकि थर्मस में चाय ठंडी नहीं होगी ना, तो ना तो हीट बाहर जाएगी और ना ही पानी के वेपर्स या जो भी चाय के वेपर्स होंगे वो बाहर जाएंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, ना तो हीट एक्सचेंज होती है और ना ही क्या होता है, मास एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से, पाथ और स्टेट फंक्शन से। ये 4 क्वेश्चंस और आते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी जो किसके ऊपर डिपेंड करें, नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। अब मान लिया कि आपने एक तो पानी ले लिया और एक चाय ले ली। ठीक है, ये अगर कॉमन से समझूं तो मैंने एक तो क्या करे, सफेद रंग के 4 पत्थर ले लिए, और एक मैंने क्या कर दिया, काले रंग के मैंने 4 पत्थर ले लिए। अब दोनों का नंबर क्या है, सेम है, पर फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं जो नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। एक सफेद पत्थर थे, काले पत्थर थे, उनके नेचर के ऊपर उसने क्या करा है, यहाँ पर डिपेंड करा है। ठीक है, उसके बाद आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अब आपने एक क्या लिया है, एक 4 काले पत्थर ले लिए और एक मैंने क्या ले लिया, 5 सफेद पत्थर ले लिए। अब यहाँ पर क्या है कि डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नेचर के ऊपर नहीं। मतलब यूं समझ के चलो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगे नंबर के ऊपर। मान लिया कि आपने एक कटोरी लिया, कोई कंटेनर लिया, एक के अंदर तो 5 सफेद पत्थर है और एक के अंदर क्या है,
मान लिया 6 सफेद पत्थर है, तो 6 सफेद पत्थर की प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा होगी। मटेरियल दोनों का सेम है, बट अब क्या है, नंबर क्या है हमारा अलग अलग है। यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, नेचर के ऊपर नहीं। उन्हें काले सफेद से कोई मतलब नहीं है एक्सटेंसिव को, उसको तो सिर्फ और सिर्फ नंबर से मतलब है कि एक में 5 है और एक में 6 है। पर इंटेंसिव में क्या था, नेचर के ऊपर डिपेंड करे थे, भाई ये काले पत्थर है, एक सफेद पत्थर है, ऐसे हमने समझ लिया। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। देखो P से है प्रेशर, T से है टेम्परेचर, रो होता है डेंसिटी, कैपिटल M यहाँ पर मास नहीं मोलारिटी है, कैपिटल M क्या है, मोलारिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी होगी आपकी, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी। ये सबके सब क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो इंटेंसिव के अंदर ज्यादा है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, आपका मोलारिटी हो गया, कैपिटल एम यहाँ पे मोलारिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये सब क्या होती है हमारी इंटेंसिव। जबकि एक्सटेंसिव के अंदर आपके देखो कुछ तो ऐसे याद रह जाएंगे, डेल्टा एस एंट्रोपी, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा वी। देखो पी और टी इंटेंसिव में आ जाते हैं, पर वी किसके अंदर आता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है सॉरी। तो एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, वॉल्यूम। अब देखो मैंने यहाँ पे डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, फिर मैंने सिंपल वी भी लिखा हुआ है। मास आपका एक्सटेंसिव में आता है, नॉर्मल सी बात है। तो अब आपके पास 4 पत्थर का वेट कम होगा और उसका क्या होगा, 5 वालों का ज्यादा होगा, और वॉल्यूम भी क्या होगी, 4 पत्थर की कम होगी, 5 की ज्यादा होगी। एंट्रोपी तो डिपेंड ही किसके ऊपर करती है कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतनी ज्यादा एंट्रोपी। गिव्स फ्री एनर्जी भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। हीट होगी, 4 पत्थर को में कम हीट देनी पड़ेगी, 5 को में ज्यादा देनी पड़ेगी। उसके बाद मास देख लिया हमने, डेल्टा एच, हीट भी किसके अंदर आती है, एक्सटेंसिव के अंदर आती है, ठीक है सुबह से बोलते बोलते गला दुखने लग गया, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगी, अपनी एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा तो दोबारा से रिकॉल करते हैं, इंटेंसिव में क्या है, देखो इंटेंसिव में बहुत सारे हैं, हम छोड़ देते हैं। एक्सटेंसिव के याद कर लेते हैं, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, बार बार आएंगे इस चैप्टर के अंदर, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी, ये 3 तो ऐसी हैं, और हीट एनर्जी, इनके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया इस चैप्टर के ऊपर, तो वो कैसी होगी, अपनी एक्सटेंसिव हो गई। बाकी बचा मास और वॉल्यूम, ये हमने वैसे याद रख लिया कि भी 4 पत्थर का कम होगा, 5 का ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगर मैं देखूं आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और डायबेटिक, मैंने प्रोसेसेस लिखी हुई हैं। तो आइसोथर्मल क्या होती है, वो प्रोसेस, आइसो का मतलब क्या है यहाँ पर सेम, और थर्मल का मतलब क्या है, हीट है। तो आइसोथर्मल क्या होता है, सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हीट एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। तो आइसोथर्मल सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी क्या रहती है, हमारी सेम रहती है। बट आइसोकोरिक, कोरिक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका वॉल्यूम से। तो आइसोकोरिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या कांस्टेंट रहेगी, हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबारिक के अंदर क्या रहेगा, हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। और अडायबेटिक, आइसोबारिक बार प्रेशर की यूनिट होती है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अडायबेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो आपकी हीट एक्सचेंज होती है और ना ही क्या होता है, मास एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, अडायबेटिक सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। जबकि आइसोथर्मल के अंदर आपका हीट एक्सचेंज होता है, पर अडायबेटिक के अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होता है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा अडायबेटिक के अंदर, बट आइसोथर्मल के अंदर चेंज होगा, ओके। नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल प्रोसेस, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो इनफाइनाइटली स्लो होती हैं, यानी जो प्रोसेसेस बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे हो, बहुत ज्यादा धीरे धीरे, इनफाइनाइटली स्लो हो, और जिसके हर एक स्टेप को आप रिवर्स कर सको, वो क्या कहलाती है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस कहलाती हैं। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस फास्ट होती हैं और जिसके आप हर एक स्टेप को वापस नहीं लेकर जा सकते, वो क्या कहलाती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। मेन पॉइंट है रिवर्सिबल बहुत ज्यादा धीरे धीरे होती है, बट इरिवर्सिबल क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। अब अच्छा देखो,
जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं, ये प्रोसेसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, यानी जो प्रोसेसेस खुद से हो जाती है, जो रिएक्शन खुद से हो जाती है वो क्या कहलाती है, इरिवर्सिबल, और जो खुद से नहीं होती उन्हें क्या कहलाते हैं हम, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कहलाते हैं। यानी ज्यादातर सारी की सारी प्रोसेसेस जो हमारे चारों तरफ होती हैं वो कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल प्रोसेसेस बहुत ही ज्यादा कम होती हैं, ठीक है। उसके बाद में अच्छा एक पॉइंट और आता है, आगे मैं एंट्रोपी के बारे में बताऊंगी। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर नेट एंट्रोपी जीरो होती है, पर इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। सम ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने लिखे हुए हैं कुछ सिंबल्स और उनका मीनिंग, जैसे कि ई और वी। तो ई क्या होती है हमारी, यहां से याद रख लो, ई हो या यू हो, दोनों को ही क्या कहा जाता है, इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। ई हो या यू हो, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इतने सारे सिंबल हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ई हो या यू हो, इसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम जूल में मापते हैं अगर एसआई सिस्टम है, अर्ग में मापते हैं अगर वो सीजीएस सिस्टम है, और कैलोरी का तो हमें पता ही है। ओके, आगे चलते हैं। देखो डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी है। अगर कोई सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो उसका साइन कैसा आता है, पॉजिटिव। अगर हीट एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा ई मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जिसको आप डेल्टा यू भी बोल सकते हो, उसका साइन कैसा आता है, नेगेटिव। जब भी रिलीज होगी तो नेगेटिव, जब भी एब्जॉर्व होगी तो पॉजिटिव। कोई भी इंसान बैठा बिठाया उसको कुछ मिल रहा है तो यानी क्या, उसकी चीज बढ़ रही है ना, और वो खुद काम करेगा तो घट जाएगी। ठीक ऐसे ही क्या होता है, वर्क डन, जब किसी सिस्टम के ऊपर काम किया जाए, यानी मान लिया आपने कोई सिस्टम लिया, एक पिचकारी है मान लिया, और उसको आप प्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो उस केस के अंदर वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि खुद काम कर रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा। बट वर्क डन नेगेटिव आता है एक्सपेंशन के केस के अंदर, यानी कि जब आपका जो पिचकारी है खुद से वो पिस्टल ऊपर की तरफ आ रही है, तो सिस्टम ने खुद का प्रेशर यूज करा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो यानी कंप्रेशन के केस में या फिर जब सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा हो तो वर्क डन पॉजिटिव, वरना क्या आता है, वो नेगेटिव आता है जब वो खुद काम करता है। ओके, फिर आ जाता है एक कंडीशन है, या नोट बना के आप लिख लो, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है और आता है ऐसा क्वेश्चन कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए तो उस केस के अंदर वर्क डन हमेशा जीरो होता है। कब, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए, पी एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो। मैंने इंटरनल प्रेशर नहीं बोला, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर बोला है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्यू सिंबल हम यूज करते हैं हीट के लिए। ई और यू था इंटरनल एनर्जी के लिए, डब्ल्यू था वर्क डन के लिए, क्यू हीट, यानी देखो अगर कोई सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है तो पॉजिटिव साइन, रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव साइन, है ना। उसके बाद में मैंने एच लिखा हुआ है, एच होती है हमारी एंथैल्पी, या फिर हम इसको हीट कंटेंट बोलते हैं। एच को हम किससे बोलेंगे, एच होता है एंथैल्पी। तो यू, ई और एच में कंफ्यूज मत होना, एच होता है एंथैल्पी। क्यू पी, क्यू का मतलब होता है हीट, हीट एनर्जी, पी का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी या फिर हीट कंटेंट के बराबर होती है। क्यू वी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसके बराबर होगी, डेल्टा ई यानी कि इंटरनल एनर्जी के। कई बार क्वेश्चन आता है 1 मार्क के अंदर कि आपके कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एनर्जी किसके बराबर होती है, एंथैल्पी के, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी है ना, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू भी लिख सकते हो, है ना। ओके, फिर एक रिलेशन है जो न्यूमेरिकल में यूज होता है कि क्यू पी यानी कि हीट एंथैल्पी, हीट बोलेंगे हम, एंथैल्पी नहीं, जो हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे वो बराबर होती है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हमें लिखने हैं, पर सिर्फ वही रिएक्टेंट और वही प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं जो गैसियस स्टेज के अंदर हो, लिक्विड और सॉलिड वाले हमें यूज नहीं करने होते हैं। ठीक है, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है और टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। या तो पेपर वाला आपको न्यूमेरिकल में लिख कर देगा हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आपसे कुछ ना कुछ निकलवा लेगा। या फिर एक टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होंगे,
प्रोडक्ट के भी और रिएक्टेंट के, यानी एक इक्वेशन लिख कर दे देगा। जैसे अगर मैं पीछे वाला रफ करके बताऊं कि कैसे इक्वेशन वो लिख कर देगा, तो वो होती है हमारी कुछ इस तरीके से। सपोज उसने दे दिया कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहे हैं CO2, ठीक है। अब मैंने बैलेंस, ये तो बैलेंस ही है वैसे। अब कार्बन तो होगा सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन है गैस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड भी किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म के अंदर है। रिएक्शन बैलेंस है, प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है और रिएक्टेंट का भी कितना है, ऑक्सीजन का 1 मोल। तो यहाँ पर जो डेल्टा Ng जो कि बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1, रिएक्टेंट भी 1, तो डेल्टा Ng क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो जब ये 0 हो जाएगा तो उस पॉइंट के ऊपर हीट एब्जॉर्ब्ड एट या हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वो 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किसके अंदर ज्यादा होंगे और किसके अंदर नहीं होंगे। अगर इस डेल्टा Ng की वैल्यू यानी ये Np ग्रेटर देन हो जाए Nr से, यानी ये वाली वैल्यू ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, Qp Qv से ज्यादा आएगा। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, इस Np की वैल्यू लेस देन Nr आ जाए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेस देन है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तो जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, और उस केस के अंदर Qp छोटा हो जाएगा किससे, Qv से, ठीक है। तो इस टाइप से हमसे पूछा जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, R से रिलेशन में कई बार क्वेश्चन आता है कि न्यूमेरिकल के अंदर आप R की वैल्यू को क्या पुट करोगे। तो R की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर हीट वगैरह कैलोरी के अंदर दे रखी है तो हम पुट करते हैं R की वैल्यू 2। अगर वो वैल्यू आपको किस में दे रखी है, कैलोरी में, किलो कैलोरी में है तो 0.02 पुट करते हैं हम किलो कैलोरी के केस के अंदर। अगर जूल के अंदर दे रखी है हीट एनर्जी वगैरह तो 8.413 जूल हम उसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। यहाँ तक की बात करेक्ट है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, R की वैल्यूज, क्योंकि न्यूमेरिकल पूरा निकाल लेंगे, हम हटकेंगे क्या कि भाई R की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं, तो हमें यूनिट्स देखकर फिर मुझे पुट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चलूं तो मैंने लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है, 3-4 टर्म्स है, सबको देखेंगे। देखो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हीट कैपेसिटी, फर्स्ट टर्म यही है बिल्कुल। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है कि कितनी हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी या कितनी हीट एनर्जी किसी सब्सटेंस ने एब्जॉर्व करी जब उसको अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से क्या करना था, इंक्रीज करना था। तो 1 डिग्री सेल्सियस से जब किसी सब्सटेंस को अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना था तो मुझे कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, वो क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। मैंने ना मैंने यहाँ पे मोल की बात करी है, ना मैंने वजन की बात करी है, कुछ नहीं करी। मैंने सिर्फ ये बोला कि 1 डिग्री सेल्सियस से किसी सब्सटेंस को अपना टेम्परेचर बढ़ाना था। मुझे नहीं पता वो सब्सटेंस 50 ग्राम था, 100 ग्राम था, कितना था, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ बोला कि 1 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर बढ़ाना है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फर्क है, कैपेसिटी तो ऊपर वाली भी थी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर भी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ही बढ़ाया जाता है या 1 डिग्री से बढ़ाया जाता है। वो आपका 1 डिग्री क्या हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है, 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाया, बट हम ज्यादातर सेल्सियस को यूज करते हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस से ही टेम्परेचर बढ़ाया, पर अब के वो सब्सटेंस कितना था, 1 ग्राम था, ठीक है। तो यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर जब आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो कितनी हीट कैपेसिटी आपने क्या करी है, वहां पे कितनी हीट एनर्जी क्या हुई है, यूज हुई है ना। देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाती हूं मैं, क्या आती है हमारी हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक है भाई। कितनी हीट एनर्जी, मान लिया कि हमारे पास में 100 जूल की हीट एनर्जी थी और उससे टेम्परेचर कितना बढ़ गया हमारा, 50 डिग्री सेल्सियस या 50 केल्विन का आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। पर मुझे तो क्या निकालनी है, एक वैल्यू निकालनी है ना 1 के हिसाब से, तो 1 से निकालने के लिए मैं इसको 50 से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, है ना। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी क्या होगा, क्यू आएगा, नीचे डेल्टा टी आएगा, ठीक है। मान लिया 100 जूल था, 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो 1 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा आंसर, 2।
बट यहाँ पर 1 ग्राम भी होना चाहिए, यहाँ तो 50 ग्राम कितना भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हीट कैपेसिटी के अंदर, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर मुझे 1 ग्राम फिक्स करना है। तो मान लिया आपने 50 ग्राम सब्सटेंस लिया था, तो 1 ग्राम की निकालने के लिए मुझे इसको 50 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी किससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके गिवन वेट से। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर, क्यू डेल्टा टी डिवाइड बाय में, यानी क्यू ऊपर आएगा, डेल्टा टी और डब्ल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस जो आएगा नीचे, जबकि हीट कैपेसिटी में क्यू होता है हीट हमारी, और डेल्टा टी क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 मोल, कि भाई 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो कितनी हीट एनर्जी मुझे क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हीट कैपेसिटी हो गया, मोलर हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया। तो मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, हम फिक्स कर देंगे कि सब्सटेंस कैसा है, 1 मोल है, तो 1 मोल है, क्यू हो गया हीट, डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर, बट अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को हम एन से लिखते हैं, तो एक नंबर ऑफ मोल के लिए निकालने के लिए मैंने एन से डिवाइड कर दिया। क्यों, अब मान लिया एक नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 1 होती तो यहाँ पे 1 हो जाता, बट जरूरी तो नहीं ना 1 नहीं है, देखो समझ नहीं आ रहा होगा, देखो मान लिया मेरे को दे रखे थे कि 2 मोल सब्सटेंस था, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया भैया 50 डिग्री सेल्सियस, या 2 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मेरा 1 डिग्री सेल्सियस, हीट एनर्जी मैंने सप्लाई करी 5 जूल, पर मोलर हीट कैपेसिटी तो 1 मोल के लिए निकलती है, तो नॉर्मली मैं क्या करती, 50 ऊपर आ जाता, जितना भी टेम्परेचर चेंज हुआ, मान लिया 1 ही चेंज हुआ तो 1 मैं नीचे लिखती, पर 1 मोल के लिए निकालने के लिए ये तो कितने के लिए आ जाता, 2 मोल के लिए आ जाता ना, तो 1 मोल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 2 होता तो मैं 2 से डिवाइड कर देती, ताकि 1 के लिए आंसर आ जाता, ठीक है ना, यहाँ तक की बात समझ में आई। इसीलिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाता है, क्यू डेल्टा टी, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है उससे मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, उसके बाद में क्या है हमारा सीवी, सीवी होता है आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही क्यूवी क्या था, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यूपी क्या था, हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जो ये सीवी होता है, इनका रिलेशन पूछा जाता है, एक तो आता है कि सीपी माइनस का सीवी आर के बराबर होता है, ये इक्वेशन आती है कई बार पेपर के अंदर, वो आगे पीछे प्लस माइनस के साइन को चेंज कर देता है, कभी सीवी आगे लिख देगा, कभी आर के साथ माइनस का साइन लगा देगा, बट करेक्ट रिलेशन ये वाला होता है ना। अब ये तो होता है 1 मोल के लिए, पर अगर n नंबर ऑफ मोल्स है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, n से, इस वाली इक्वेशन को, वही मैंने वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब यहां से जो क्वेश्चन और अराइज होता है वो हमारा होगा कि जो आपका CV है ये बराबर होता है DE बाय में DT के, DE क्या था, इंटरनल एनर्जी था ना, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, DU बाई DT, U भी इंटरनल एनर्जी था, तो यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम DE बाय में DT या फिर DU बाय में DT के बराबर होती है। कुल मिलाकर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आपका इंटरनल एनर्जी के साथ में रिलेशन आएगा, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर आपकी कांस्टेंट हीट है, सॉरी हीट नहीं, हीट कैपेसिटी है, क्योंकि सी था अपना हीट कैपेसिटी, देखो मैंने यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी हीट कैपेसिटी है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने पास में, सीपी, अगर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर है तो यहां पर हो जाता है DH बाय में DT, H क्या हो जाएगा हमारे पास में, हीट कैपेसिटी, तो DH बाय में DT हो जाएगा अपना CP के बराबर, यानी जब हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे निकालनी होगी तो वो एंथैल्पी से रिलेटेड होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालनी होगी तो वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड होगी, ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, उसके बाद में मैंने लिखा हुआ है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऊपर यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब आती है, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या करा मैंने, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करा जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ में, तो वो कहलाती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम हमने फिक्स कर दिया, और ग्राम इक्विवेलेंट यूज आता है नॉर्मेलिटी के केस में, ठीक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को
क्या करा जाए, न्यूट्रलाइज करा जाए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल सी बात है। देखो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप न्यूट्रलाइज करा रहे हो, मतलब दोनों के 1-1 मोल मैंने ले लिए, फिक्स कर दी क्वांटिटी, तो उस टाइम पे जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर वो किलो जूल में पूछे तो वो वैल्यू होती है -52.7 किलो जूल पर मोल के बराबर। अगर वो पूछे कैलोरी के अंदर तो वो होती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये मैंने मोल के अकॉर्डिंग निकाल रखी है, यानी मैंने 1 मोल एसिड और 1 मोल बेस को मैंने न्यूट्रलाइज करा, तो कितनी आती है -52.7। माइनस का साइन याद रखना क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो कितनी आ जाएगी